हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम लोग बायो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं और चैप्टर का नाम बच्चों क्या है आइए उसको जानते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों वंशागत का आणविक आधार। वंशागत का आणविक आधार चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आपके जीवन की जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है और आपकी बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैंने विचार किया कि दोबारा इस चैप्टर से जो उत्पन्न वाले होने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त किया जाए। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रो करेंगे और उसके बाद से इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि वंशागत का आणविक आधार। वंशागत का आणविक आधार क्या है? तो यह चैप्टर आपको यह जानकारी देगा बच्चों कि वंशागत का आणविक आधार डीएनए है। इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलने वाली है कि वंशागत का प्रत्येक जीवों में वंशागत का जो आणविक आधार है बच्चों वो है डीएनए। क्योंकि डीएनए आप जानते हैं एक बायोमॉलिक्यूल्स है और इसलिए इसको आणविक आधार माना गया है। तो इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं उस पर हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये बनता है बच्चों कि आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल, बच्चों ब्लैक बोर्ड की तरफ आप ध्यान देंगे, न्यूक्लिक अम्ल शब्द की खोज किसने किया? ये बच्चों पहला प्रश्न बनता है यहाँ से। अब जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में भी एक बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर है तो वहाँ से भी डीएनए आरएनए से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यदि आप यहाँ तैयार कर लेते हैं तो दोनों चैप्टर में आपका काम बन सकता है बच्चों। तो आइए अब इसके जवाब के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो। उनका नाम बच्चों था फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर या कहीं कहीं माइखर लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये इनके खोजकर्ता है बच्चों और इन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियन नाम भी दिया था। तो अब बच्चों यहाँ से जो दूसरा प्रश्न आएगा वो इस तरह का आ सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने आ सकता है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, इस न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, ये आप लोगों को पता होगा। तो जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं बच्चों
कई न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने पर एक बड़े आकार का मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब इन सब के आपस में जुड़ने से जो बड़े आकार का मॉलिक्यूल तैयार हुआ बच्चों, यही न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा। इसी को बच्चों न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा जैव अणु, बच्चों ऐसा जैव अणु जिसकी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है, जिसकी इकाई क्या होती है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड होती है। उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ऐसे कुछ परिभाषा इनकी आप लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां से तीसरा प्रश्न जो बनता है वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो दो पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें पहला पदार्थ है बच्चों न्यूक्लियोसाइड और दूसरा पदार्थ है बच्चों फास्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप, ये दोनों जब बच्चों आपस में मिलते हैं ना, तो इनके मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह के जुड़ने पर बच्चों न्यूक्लियोटाइड बनता है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह एक से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से बनता है। जिस तरीके से आपका अपना शरीर कोशिकाओं के मिलने से बना, जिस तरीके से प्रोटीन का निर्माण कई अमीनो अम्लों के आपस में मिलने से बना है बच्चों, जिस तरीके से आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की दीवार ईंटों से बना है, ठीक उसी तरह बच्चों जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से बनता है। अब मन में एक प्रश्न आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो उसी का जवाब हम लोग अभी देख रहे थे कि जब एक न्यूक्लियोसाइड में कोई फास्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है बच्चों तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसलिए यहाँ पर
यह फार्मूला आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। तो ये एक फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, जिस पर आपको ध्यान देना है। अब बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। अब न्यूक्लियोसाइड की बात आ गई। अब प्रश्न पूछा जा रहा है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? आइए न्यूक्लियोसाइड को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, यह दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसमें पहला कंपोनेंट है बच्चों पेंटोज शर्करा, और दूसरा कंपोनेंट है बच्चों नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजन बेस। तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेस के आपस में मिलने से बच्चों न्यूक्लियोसाइड बनता है। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस बात को लिखते हैं। क्या जवाब मिला बच्चों? पेंटोज शुगर और बच्चों नाइट्रोजन बेस के आपस में मिलने से जो संरचना बनती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। कुछ इस तरह से बच्चों इसको आप लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो सीधी सी बात यहाँ पर आती है बच्चों कि जब पेंटोज शर्करा के साथ पी यानी फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है बच्चों, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जब इसमें आप नाइट्रोजनी बेस लाकर जोड़ते हैं बच्चों, जब इसमें आप नाइट्रोजनी बेस लाकर जोड़ते हैं तब ये जो संरचना है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड की संरचना कहलाती है। तो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर भी पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो यदि आप लोगों को विधिवत इन दोनों की जानकारी है
तो आप आसानी से इन दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने वंशागत के आणविक आधार के चैप्टर में कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया बच्चों। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने इस बायो चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और परीक्षा की तैयारी लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ करते रहिए। धन्यवाद।